हेलो हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिक्षा संकल्प ग्रुप का फाउंडर नंदकिशोर आपको अपनी टीम से परिचय करवा दूं। मेरी टीम में अभिषेक मिश्रा सर हैं, राकेश ठाकुर सर हैं, ब्रजेंद्र सिंह हैं, सचिन मित्तल सर हैं, भानु प्रताप सर हैं, आशीष कुमार सर हैं, रोहित पांडे सर हैं इत्यादि और भी मेरी टीम है जो आप लोगों को मदद करेगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860792973। ये टेलीग्राम आईडी है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस समय हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम है या और भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आधुनिक भारत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सिविल सेवा के एग्ज़ाम में आप देखेंगे एक आपको एक जो है कि समझ मांगता है, सामान्य समझ मांगता है चीज़ों का। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक भारत की आपको समझ बनानी है, आधुनिक भारत से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे जो है कि बताना है। अगर एक बार आप लोगों ने आधुनिक भारत को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर इतिहास से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें से आप मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन आप जो है कि आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत आराम से कर लेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास देखने में बड़ा है, उलझा हुआ है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको चलते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब तक का अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो मेरा जो है पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से जो है हमें इतिहास को पढ़ना है। और जो है पुर्तगालियों के आगमन को मैं पढ़ा चुका हूँ, इस समय डचों का आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डचों के आगमन में भी हमने बता दिया है कहाँ-कहाँ पे उन्होंने कोठियाँ बनाई है, कैसे जो है कि कब आए, कैसे-कैसे उन्होंने अपनी कोठियों की स्थापना की, किस-किस जगह पे उन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई, सारा चीज़ हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डचों के व्यापार का स्वरूप पढ़ेंगे। डचों के व्यापार का स्वरूप, व्यापारिक स्वरूप पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये आपका जो है कि भारत है और यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियाई जो द्वीप है, ठीक है। आपने इसके पहले पुर्तगालियों को पढ़ लिया था। ये देखिए आपका अफ्रीका है, इधर आपका यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, ठीक है ना, इसको आपने देखा। तो जब डच आए हैं उसी समय आप अंग्रेजों को भी देख रहे हैं, और अंग्रेज और डच, इसके पहले पुर्तगाली, सब जो है कि भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। तो जो डचों का व्यापार है एक तो भारत में हो रहा है, साथ ही साथ जो है कि वो दक्षिण पूर्व एशिया में भी हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में, अगर दक्षिण पूर्व एशिया आपको न समझ में आ रहा हो तो आप जो है गूगल में जो है कि जाइएगा, सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन सा आता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, ठीक है ना, सिंगापुर, वर्तमान समय में आप लोग जो है इन चीज़ों का नाम सुनते हो, मलक्का, ये सब जो है दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो मैंने आपको बताया था जो 1623 वाला जो है कि 1623 जो आम्बोयाना घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जो है अंग्रेज जो है भारत पे अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। और 1759 में जो बेदारा का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है कि क्या होता है, डच पूरी तरह से अपना ध्यान कहाँ पे लगाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है ना। और 1804 और 5 के आसपास जो संधि हुई है उसके बाद जो सारी कोठियां उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दी है और जो है कि पूरा ध्यान अपना वो लगा रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। अब हम जो है कि ये देख रहे हैं कि ये जो डचों का व्यापारिक स्वरूप है वो क्या है। तो आपने देखा उनका व्यापारिक हित कहाँ पे जुड़ा हुआ है, भारत और जो है दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों पे जुड़ा हुआ है। और ये जो दक्षिण पूर्व एशिया में इनका जो है कि व्यापारिक हित जुड़ा हुआ है, उस पर वो व्यापार कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनका व्यापार ये था, सबसे पहले आप जान लीजिए इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी पुनर्निर्यात पर आधारित थी। पुनर्निर्यात क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है यहाँ पे मसाले होते हैं, और भारत में क्या है, भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, अफीम, मसाले, इन सारी चीजों की जो है कि चीजें यहाँ पे होती हैं। तो अब जो है दक्षिण पूर्व एशिया में केवल और केवल मसाले हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, डच भारत से सूती वस्त्र लेते हैं और उसको ले जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप में, और वहां पे ले जाकर इसको बेचते हैं और उसके बदले में मसाले लेते हैं और उस मसाले को जो है वो पश्चिमी यूरोप के देशों में बेचते हैं। इसको पुनर्निर्यात की व्यवस्था का आपको समझ में आ गया। अब ये देखो
जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वहां पे भारतीय वस्त्रों की डिमांड थी, वहां पे भारतीय नील की डिमांड थी। तो अब डच क्या कर रहे हैं कि भारत से जो है सूती वस्त्र और नील जो है कि ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उसके बदले में कहाँ पे उसको बेच रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वहां पे बेच रहे हैं। और वहां से वो मसाले लेते हैं और उस मसाले को कहाँ पे बेचते हैं, पश्चिमी यूरोप में। इस प्रकार से इनकी ये जो व्यवस्था है वो क्या है, पुनर्निर्यात की व्यवस्था है। और इसके लिए डचों ने क्या किया था, भारत का जो पूर्वी तट है, ये देखिए भारत का जो है पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट, यहाँ पे उन्होंने 3 मुख्यालय अपने बना रखे थे। पहला मछलीपट्टनम, 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 दूसरा पुलिकट, पुलिकट, और तीसरा नागपट्टनम, नागपट्टनम, नागपट्टनम। ये 3 इनके मुख्यालय थे, जहां पे ये क्या करते थे, भारत के अंदरूनी भाग से सूती कपड़े, नील जो है कि इकट्ठा करते थे, सोना इकट्ठा करते थे, अफीम इकट्ठा करते थे, और उसको जो है कहाँ पे ले जाते थे, दक्षिण पूर्व एशिया में। और वहां से वो मसाले प्राप्त करते थे और मसालों को कहाँ बेचते थे, पश्चिमी यूरोप के देशों में। इस प्रकार से वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाते थे, दोहरा लाभ कमाते थे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कि ये आपको एक चीज और समझ में आई होगी कि जो पुर्तगाली जो है कि शासन था, पुर्तगाली जो व्यापार था, उससे इनका व्यापार क्या है, भिन्न है। क्योंकि पुर्तगाली डायरेक्ट जो है भारत से और दक्षिण पूर्व एशिया से सामान लेते थे और पश्चिमी यूरोप के देशों को बेच देते थे। लेकिन डचों ने क्या किया, पुनर्निर्यात की व्यवस्था अपनाई, भारत से जो है चीजों को लेते थे, दक्षिण पूर्व एशिया में बेचते थे, वहां से मसाले लेते थे और कहाँ बेचते थे, पश्चिमी यूरोप के देशों में। तो ये आपको समझ में आया। और इसके लिए ये जो सूती वस्त्र ये प्राप्त कर रहे हैं, जो ये सूती वस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, कौन, डच, डच जो सूती वस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या है कि कौन सी प्रणाली अपना रहे हैं, तो उसके लिए वो कर्टल सिस्टम अपना रहे हैं, कर्टल सिस्टम। ये कर्टल सिस्टम क्या होता है, इस पे हम जो है चर्चा कर लेते हैं। कर्टल सिस्टम, कर्टल सिस्टम, एक तो ये जान लीजिए, ये बुनकरों के शोषण पे आधारित जो है व्यवस्था है, बुनकरों के शोषण पे आधारित व्यवस्था। अब ये बुनकरों का शोषण कैसे हो रहा है, इस पे हम जो है कि चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखो, डचों को सूती वस्त्र चाहिए, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, भारतीय व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं, भारतीय व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। और ये भारतीय व्यापारियों को अग्रिम राशि दे रहे हैं, यानी एडवांस में पैसा दे रहे हैं, अग्रिम राशि, एडवांस में उन्होंने पैसा दे दिया। अब क्या करेंगे, ये भारतीय व्यापारियों पे कहेंगे भैया हमें इतना जो है कि वस्त्र चाहिए। अब ये भारतीय व्यापारी चूंकि पहले ही पैसा ले चुके हैं, अग्रिम राशि इनको मिल चुकी है, ये बुनकरों के पास जाएंगे, बुनकरों के पास जाएंगे और बुनकरों से जबरदस्ती कम दामों पर, जबरदस्ती कम से कम दामों पर, कम से कम दामों पर वस्त्रों को तैयार करवाएंगे, वस्त्रों को तैयार करवाएंगे। समझ में आया। अब देखो, जैसे मान लो एक शर्ट की कीमत अगर वो 10 रुपया व्यापारी ले रहा है, तो इनको वो 1 रुपया 50 पैसा या 1.5 रुपया जो भी है, जबरदस्ती जो है इतने कम से कम दामों में करवाएगा। और वो भी जो है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ किसका हो रहा है, भारतीय व्यापारियों का लाभ हो रहा है। क्योंकि ये भारतीय व्यापारी अब क्या है, मध्यस्थ। यही कर्टल व्यवस्था थी, यानी अग्रिम राशि कौन लेता था, भारतीय व्यापारी लेता था। वो जबरदस्ती क्या है, बुनकरों से वस्त्र तैयार करवाता था और उसको जो है कि तैयार करके किसको दे देता था, डचों को दे देता था। और डच क्या करते थे कि इस वस्त्र को ले जाकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बेचते थे और इस प्रकार से वहां से मसाले लेते थे और पश्चिमी यूरोप में बेच के ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमाते थे। कभी कभी क्या होता था कि वो भारतीय व्यापारियों से संपर्क न करके सीधे बुनकरों से भी संपर्क कर लेते थे। कौन, डच सीधे बुनकरों से भी संपर्क कर लेते थे, बुनकरों से भी संपर्क कर लेते थे और वस्त्रों को तैयार करवाते थे। और ये भी कम दामों पे ही करते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दाम इनको देते थे बुनकरों को, यानी नुकसान किसका होता था, बुनकरों का। और इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, ये जो भारत का जो है काशिम बाजार, बंगाल में भारत का काशिम बाजार, काशिम बाजार, काशिम बाजार, यहाँ पे बुनकरों के साथ मिलके डचों ने क्या किया, एक जो है रेशम चक्री उद्योग भी लगाया, रेशम
चक्रीय उद्योग की स्थापना भी की। किसने? डचों ने। 3000 बुनकरों की सहायता से इन्होंने क्या किया? 1650 ईस्वी में एक जो है कि रेशम चक्री उद्योग लगाया और यहाँ पे उन्होंने औद्योगिक वेतनभोगी रखे। औद्योगिक वेतनभोगी। तो भारत के इतिहास में अगर आपसे पूछ सकता है कि भारत के इतिहास में सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा है, तो डचों ने। डचों ने। औद्योगिक वेतनभोगी क्या होता है? यानी उद्योगों में काम करते हैं, उसके बदले महीने में उनको तनख्वाह दी जाती है, यही औद्योगिक वेतनभोगी होते हैं। ठीक है ना? या सप्ताह में जो है तनख्वाह दी जाती होगी, जैसा भी एक जो है कि सिस्टम बनाया जाता होगा। तो सबसे पहले भारत में रेशम चक्री उद्योग किसने लगाया है? तो डचों ने लगाया है। कहाँ पे लगाया है? कासिम बाजार में। भारत में सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा है? डचों ने रखा है। और भारत को जो है कि भारत का जो सूती वस्त्र है उसको निर्यात की प्रमुख मद, उसके पहले भी निर्यात होता था, लेकिन उसको मुख्य जो है कि मुख्य जो है कि वस्तु किसने बनाया है? तो डचों ने बनाया है। यानी भारत में भारत के सूती वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख मद किसने बनाया है? डचों ने। और ये जो प्रमुख मद बनाया है वस्त्रों को डचों ने, लेकिन लाभ किसने कमाया है सबसे ज्यादा? तो लाभ अंग्रेजों ने कमाया है। ठीक है, समझ में आया? भारत के सूती वस्त्रों के निर्यात की प्रमुख मद किसने बनाया है? तो डचों ने। और सूती वस्त्रों के निर्यात से सबसे ज्यादा लाभ किसने कमाया है? तो अंग्रेजों ने कमाया है। ये दो चीज याद रखिएगा। और एक चीज और बता दें आपको कि आप लोगों ने नागपत्तनम का नाम सुना होगा। नागपत्तनम, यहां पर सबसे पहले सबसे पहले डचों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। कोऑपरेटिव, ये सब खैर पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये है आपका डच। ठीक है ना? डचों के विषय में आपको पता चल गया, डच किस प्रकार से भारत में आए थे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कोठियां बनाई है भारत और के अलावा उनकी, और जो है कि कहाँ पे जो है कि व्यापारिक कोठियां बनी है, और भारत में उनका जो है व्यापार का स्वरूप कैसा था, क्यों जो है कि भारत से जो है डचों को जो है कि बाहर जाना पड़ गया, और जो है भारत में जो व्यापार करते थे वो किस प्रकार से करते थे, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। अब हम जो अगला टॉपिक लेके चलेंगे वो है आपका भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का आगमन, इसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए हैं, इसको आप जो है कि मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद डच आए हैं, डचों को भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। और अब जो है कि हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे, अंग्रेजों को। और आप लोगों से जो है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक आप लोग कर दीजिए, लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसका जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा, और जो है मैं डेली वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, IR वाला पोर्शन में चाहता हूं कि यूट्यूब के माध्यम से आपके पास जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से।